कभी ना कभी उसका खून खोल उठेगा और वो अपने मालिक पर चढ़ जाएगा और उसकी पिटाई कर देगा और कहेगा नहीं करनी मुझे तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी। सारे के सारे मजदूर फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्री का बायकॉट कर देंगे और ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोग टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी चूचा तक नहीं करेंगे। डिक्टेटरशिप ऑफ अ प्रोलेटेरिएट, हम मजदूरों की तानाशाही। हम भी तो एक बार सरकार में बैठे और पता चले तानाशाही कैसी होती है। अभी तक तो हम मजदूरों की तरह इन फैक्ट्री ओनर्स की गुलामी कर रहे थे। जीतेगा भाई जीतेगा, मजदूर ही जीतेगा। क्या पता जिसे हम मजदूर समझ रहे हो वो आस्तीन का सांप हो। स्टालिन को 2 करोड़ कैपिटलिस्ट लोगों को मारना पड़ा था। इतने कैपिटलिस्ट लोग थे रशिया में, इतने कैपिटलिस्ट। सोचो ये कितना महान कार्य था। हमारे भगवान ने कितना महान कार्य किया, तभी तो उनके इस कार्य को कहा जाता है द ग्रेट पर्ज। ये तो अच्छा हुआ कि सोवियत संघ, यूएसएसआर का पतन हो गया और जो नया राजनीतिक ढांचा बना रशियन फेडरेशन, उस स्टेट की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म नहीं है। इसलिए जो स्टेज है स्लेवरी, यहाँ पर सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइड होती है, मास्टर और स्लेव्स। मास्टर और स्लेव्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्लैश करते हैं। कि जो मार्क्स ने रेवोल्यूशन की बात की है उसकी मेन इंस्पिरेशन है यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी में घटित हुई कोई क्रांतियां, जिसमें प्रमुख थी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस समय जो आरब आए थे भारत में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने भारत के दलितों में क्लास कॉन्शियसनेस जगाई कि तुम आर्यन से अलग हो। आर्यंस ने भारत का इन्वेजन किया, वो इंडिया में आई और इंडिया के जो नेटिव क्लास थी, जो नेटिव क्लास थी उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको अपना गुलाम बनाया। जो कैपिटलिज्म है उसका लोगों के बुद्धि पर भी कब्जा है। मैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ का भक्त। आज आपको बताऊंगा मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सवाद क्या है। जेपी आरएसएस के लोग जो हमेशा हम पे आरोप लगाते हैं कि हमारे कॉमरेडों ने जो जेएनयू में रहते हैं उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने सच्ची हिस्ट्री नहीं बताई, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के नाम पे फेक नैरेटिव्स चलाए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होती है, हमारे कॉमरेडों ने किस बेसिस पर वो हिस्ट्री लिखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आरंभ करते हैं मार्क्सिज्म से। हमारे जो भगवान थे कार्ल मार्क्स, भगवान ही थे। हमारे सारे कॉमरेड भगवान ही मानते हैं और आपको अगर भगवान नहीं मानना तो कम से कम पैगंबर तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्रोफेट को, पैगंबर को गॉड से रिविलेशंस आते हैं ऐसे ही शायद कार्ल मार्क्स को भी आते थे। इसलिए उन्होंने जो अपनी किताबों में लिख दिया वो शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है, उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता। हालांकि हमें पता चला है कि नेशनलिस्ट बीजेपी आरएसएस वाले कई बार हमें चिढ़ाने के लिए कहते हैं कार्ल मार्क्स तो बस एक इकोनॉमिस्ट थे, जैसे अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे। तो इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री भगवान थोड़ी हो जाता है। पर हम नहीं मानते ना, हम नहीं मानते, हम तो उन्हें भगवान ही मानते हैं। हमारे भगवान कार्ल मार्क्स ने कहा था हर सोसाइटी में, समाज में 2 क्लासेस होती हैं। एक वो जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के कंट्री में जो भी उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, उनके मालिक होते हैं। जैसे इंडिया में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन्हें कैपिटलिस्ट अथवा बुर्जुआ कहा जाता है। दूसरी जो क्लास होती है उसे भगवान कार्ल मार्क्स ने कहा है प्रोलेटेरिएट। इसमें आते हैं फैक्ट्री, इंडस्ट्री के मजदूर जो पूरे दिन उन कैपिटलिस्ट के लिए अपना शरीर रगड़ रगड़ कर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और बदले में मिलता क्या है? 2 कौड़ी 4 कौड़ी वाली तनख्वाह। और वही कैपिटलिस्ट नोटों पे नोट छापते हैं, नोटों पे नोट छापते हैं। आपको श्रीमान राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट याद होगा, ऐसा सीधा अडानी अंबानी की जेब में गया। अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है। ऐसा ही कुछ समझ लो। जो मालिक मजदूर का इतना शोषण करेगा, उसकी खून पसीने की कमाई भी उसे नहीं देगा, तो ऐसा तो होगा ही ना कभी उसका खून खोल उठेगा और वो अपने मालिक पर चढ़ जाएगा और उसकी पिटाई कर देगा और कहेगा नहीं करनी मुझे तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी। और फिर क्या होगा? जब सारे के सारे मजदूरों का ही खून खोल जाएगा, सारे के सारे मजदूर फैक्ट्री को छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के भाग जाएंगे, अपने मालिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। और फिर वो बनाएंगे एक ऐसी दुनिया जहां होंगे सिर्फ मजदूर मजदूर, भाई भाई, मजदूर मजदूर, भाई भाई। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई कैपिटलिस्ट नहीं। ये जो मैं कह रहा हूं ये हमारे भगवान कार्ल मार्क्स की थीसिस है। उन्होंने ही बताया था कि समाज में जो 2 क्लासेस हैं ये कभी एक साथ नहीं हो सकती। जैसे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होता है, एलओसी पे झड़पें होती रहती हैं, वैसे ही
इन दोनों क्लासेस के बीच जंग होनी निश्चित है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब जंग होगी, और वो जंग होगी शोषण करने वाले और शोषित वर्ग के बीच। हमारे भगवान कार्ल मार्क्स ने तो भविष्यवाणी भी की थी, जीतेगा भाई जीतेगा, मजदूर ही जीतेगा, मजदूर ही जीतेगा, कैपिटलिस्ट नहीं जीत सकता। बेशक उसके पास बहुत पैसा है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, पर वो जीत नहीं सकता, नहीं जीत नहीं सकता। आपके मन में हो सकता है डाउट आ रहा हो, सारे के सारे मजदूर फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्री का बाइकआउट कर देंगे और ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोग टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी चूचा तक नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे। कितने सारे लोगों ने हमारा बाइकआउट कर दिया, इनके खिलाफ कुछ करो। ट्रेड यूनियन बनती है जैसे, ऐसे कोई कैपिटलिस्ट यूनियन नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे कि आप पुलिस यूज करके, आर्मी यूज करके कुछ करो। अगर ये ऐसा करेंगे, अगर ये सरकार पे दबाव बनाएंगे कि पुलिस यूज करो, आर्मी यूज करो, तो फिर मजदूर कहां जाएगा? मजदूर क्या करेगा? इसी के लिए हमारे विद्वान भगवान कार्ल मार्क्स ने बताया था, जो मजदूर मजदूर भाई भाई का युग है, उस युग आने से पहले एक दूसरा युग भी आएगा, जिसे उन्होंने कहा था डिक्टेटरशिप ऑफ अ प्रोलेटेरिएट। हम मजदूरों की तानाशाही। हम भी तो एक बार सरकार में बैठे और पता चले तानाशाही कैसी होती है। अभी तक तो हम मजदूरों की तरह इन फैक्ट्री ओनर्स की गुलामी कर रहे थे, एक दिन हमें भी तो राजा बनने का मौका मिले। तो उस युग में मजदूरों को राजा बनने का मौका मिलेगा, तानाशाह बनने का मौका मिलेगा। और जब हम तानाशाह बनेंगे तो हम पता है क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम मोदी जी को खत्म कर देंगे। याद है ना आपको, राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वैसा ही हमारे भगवान कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो स्टेट है, स्टेट का पूरा सरकारी तंत्र है, वो सिर्फ इन पूंजीवादी कैपिटलिस्ट के लिए ही काम करता है। इस तानाशाही में हम पहले सरकारी तंत्र पर कब्जा करते हैं, फिर उस सरकारी तंत्र को ही नष्ट कर देते हैं। अब हमारी सोसाइटी बनेगी स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेट को खत्म करने से पहले जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट के सपोर्टर्स हो, हम उनको चुन चुन कर मारते हैं, घर घर से उठाकर मारते हैं। मारेंगे क्यों नहीं? हमारा खून चूसा है तुमने इतने सालों, अब हम तुम्हारा खून चूसेंगे। और जब तक ये मजदूरों के दुश्मन जिंदा रहेंगे, तब तक स्टेट हमारा रहेगा, पुलिस हमारी रहेगी, आर्मी हमारी रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्स हमारी रहेगी। और आप ये मत सोचना कि मजदूरों के दुश्मन मुट्ठी भर होते हैं जिन्हें हम 1-2 महीने में खत्म कर देंगे। ना ना ना, मुट्ठी भर नहीं होते। मुट्ठी भर तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं, मजदूर नहीं कह रहा मैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। हमारे भगवान लेनिन का नाम तो सुना होगा आपने, हमारे दूसरे भगवान लेनिन, उनकी पार्टी थी रशिया में बोल्शेविक्स। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद उन्होंने सत्ता पे कब्जा किया, जार का पतन हुआ, उसके बाद वहां पे संविधान सभा के चुनाव भी हुए थे जिसमें उनको बहुमत नहीं मिला था। जिन लोगों ने हमारे भगवान लेनिन को वोट नहीं दिया था, वे सब के सब कम्युनिज्म के शत्रु थे, मजदूरों के शत्रु थे। आप ये मत सोचना मजदूर मजदूर का शत्रु नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किसी के दिमाग में घुसकर तो नहीं देख सकते कि वो क्या सोच रहा है। देख सकते हो? नहीं ना। क्या पता जिसे हम मजदूर समझ रहे हो वो आस्तीन का सांप हो, उसकी बुद्धि में कैपिटलिज्म का जहर भरा हुआ हो। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया और जो मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे, उनके मन में कैपिटलिज्म का जहर भरा था। और सब के सब हमारे शत्रु हैं। इसी को हमारे कई भगवानों ने कहा है कि मजदूर मजदूर होकर भी कैपिटलिस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्लास की कॉन्शियसनेस नहीं होती। मतलब हमारी जो प्रोलेटेरिएट क्लास की, मजदूरों की सामूहिक चेतना होनी चाहिए, वो उसमें नहीं होती। भगवान लेनिन ने कहा था कि क्योंकि अभी मजदूरों में सामूहिक चेतना नहीं है मजदूर होने की, इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो मजदूरों में सामूहिक चेतना जगाए। और इसी के लिए उन्होंने कहा था पॉलिटिकल पार्टी उस मजदूरों की क्रांति की रक्षक है, वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। और दिमाग से कैपिटलिस्ट तो कोई भी हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आपको डाउट हो रहे हैं? हम बताते हैं। हमारे जो भगवान थे लेनिन, उन्होंने जब सरकार बनाई थी तो उनके सेकंड इन कमांड कहे जाने वाले लियोन त्रुस्की, जब भगवान जोसेफ स्टालिन के आलोचक बन गए, उन्हें पार्टी से निकाल दिया, डिपोर्ट करवा दिया, कोर्ट में उन पर केस चलाकर उन पर सजा करवा दी और फिर अपनी सीक्रेट पुलिस के एजेंट्स के द्वारा उनकी हत्या करवा दी। इसीलिए ये जो तानाशाही का युग है, ये हजारों सालों तक भी चल सकता है, क्योंकि जब तक मजदूरों की सामूहिक चेतना डेवलप नहीं होती और जब तक
एक एक कैपिटलिस्ट को चुन चुन कर नहीं मारा जाता, तब तक ये तानाशाही का युग चलेगा। और हमारे भगवान स्टालिन और माओ ने तो ये दिखाया भी है कि कैसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एक एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति को चुन चुन कर मारती है। हमारे भगवान स्टालिन ने तो एक सीक्रेट पुलिस भी बना दी थी, एनकेवीडी, जिसका काम ही था कि कम्युनिज्म के इन दुश्मनों को चुन चुन कर मारे, और जिनको ना मारे उन्हें गुलाग्स नाम के कंसंट्रेशन कैंप में जाकर ठूस दे, ताकि उन्हें भी पता चले कि गुलामी क्या होती है। हमारे सीनियर कॉमरेड ने हमें बताया कि स्टालिन को 2 करोड़ कैपिटलिस्ट लोगों को मारना पड़ा था। इतने कैपिटलिस्ट लोग थे रशिया में, इतने कैपिटलिस्ट। सोचो ये कितना महान कार्य था, हमारे भगवान ने कितना महान कार्य किया, तभी तो उनके इस कार्य को कहा जाता है द ग्रेट पर्ज। एक हमारे दूसरे भगवान भी थे, माओ जेडुंग, उन्होंने भी एक ऐसा ही महान कार्य किया था जिसे कहते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसमें भी करोड़ों कैपिटलिस्ट लोग ही मारे गए होंगे। हालांकि हमें पता है बीजेपी आरएसएस वाले कई बार ये कहते हैं कि उसमें मारे जाने वाले ज्यादातर आम जनता, किसान और गरीब लोग थे, पर हमने बताया ना बुद्धि के स्तर पे वो कैपिटलिस्ट हो सकते हैं तो कैपिटलिस्ट होंगे, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे भगवान ऐसी गलती करें कि वो आम जनता, गरीब जनता को मार डाले। और तब भी देखिए इतने के सारे कैपिटलिस्ट मारने के बाद भी चाइना, नॉर्थ कोरिया आज भी उसी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्टेज में ही है, आज भी उसी तानाशाही के युग में है। वो स्टेट को खत्म नहीं कर पाया जहां पे हर मजदूर भाई भाई हो, कोई पुलिस नहीं हो, कोई आर्मी नहीं हो, कोई इंडस्ट्री नहीं हो। वैसे एक पर्सनल ओपिनियन बताएं आपको, कभी कभी हमें डाउट होता है कि वो जो मजदूर मजदूर भाई भाई वाला युग है वो कभी आएगा भी, या ये तानाशाही वाला युग ही चलता रहेगा। एक बार हम रशिया गए थे, रशिया, रूस, वहां एक रशियन कॉमरेड से मिले तो उसने हमें इस तानाशाही के युग की एक नई डेफिनेशन ही बता दी। उसने कहा तानाशाही का युग मतलब पॉलिटिकल पार्टी की वाहवाही का युग। उसने हमें बताया उसके जो सीनियर कॉमरेड्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप पर बैठे होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, बहुत खूंखार। अगर आपने उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो फिर आपकी लाश ही मिलेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं तो चुप ही रहता हूं, मुंह पे टेप लगा के बैठा रहता हूं, हमेशा हमारे लीडर की तारीफ करता हूं। और उसने हमें एक ऐसी बात बताई, हमारे तो होश ही उड़ गए। उसने कहा कभी कभी तो मुझे लगता है ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये नए कैपिटलिस्ट हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स कैपिटलिस्ट हैं। ये तो ऐसे कैपिटलिस्ट हैं जो लोकतंत्र देशों के कैपिटलिस्ट से भी खतरनाक कैपिटलिस्ट हैं। जैसे हमने बताया ना आपको, अडानी अंबानी का मोदी जी से संबंध है, लेकिन मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हो सकता है वो भविष्य में प्रधानमंत्री ना रहे। अडानी अंबानी सीधे देश का प्रधानमंत्री तो नहीं है जिसके अंडर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी सब आती हो, लेकिन चाइना, नॉर्थ कोरिया के कैपिटलिस्ट तो सत्ता में बैठे हैं। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग तो आजीवन राष्ट्रपति बन चुके हैं। जब उस रशियन कॉमरेड ने ये कहा हमें तो सिर दर्द हो गया, एकदम माइग्रेन हो गया कि हम कम्युनिस्ट हैं या हम भी कैपिटलिस्ट हैं। एक नया कैपिटलिज्म जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, बाकी सब मजदूर होते हैं जैसे कि हम। क्योंकि रशियन कॉमरेड से मिलने के बाद तो हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके बाद हमारा जो ब्रेन हेमरेज हुआ उसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हम गए एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के पास। क्यों? उनसे मार्क्सिज्म सीखने। सबसे पहले जब हम उनके पास गए तो उन्होंने तो हमारा ब्रेन हेमरेज और बढ़ा दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कह दिया तुम अंधभक्त हो। अंधभक्त? हम तो बीजेपी आरएसएस वालों को अंधभक्त कहते थे, हमें तो लगता था बीजेपी आरएसएस के लोग अंधभक्त होते हैं। उन्होंने कहा हर थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, और तुमने बिना मार्क्सिज्म का क्रिटिकल एनालिसिस किए कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, माओ को अपना भगवान मान लिया। फिर उन प्रोफेसर साहब ने हमें बताया मार्क्सिज्म कोई शाश्वत सत्य नहीं है। प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि इस थ्योरी का जो मेन बेसिस है वो है डायलेक्टिक्स। हिस्ट्री की किसी भी सोसाइटी में 2 ही क्लास होती हैं, वो उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते हैं। तो यही मार्क्सिस्ट हिस्ट्री भी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी है, जहां पर हमारे भगवान मार्क्स ने इतिहास को, हिस्ट्री को 4 युगों में, 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहली फेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इस युग में जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी होती है
और इसी संसाधनों की कमी के कारण उनमें आपस में युद्ध भी होते हैं। दूसरी जो स्टेज है स्लेवरी, यहाँ पर सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड होती है, मास्टर और स्लेव्स। मास्टर और स्लेव्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्लैश करते हैं। तीसरी जो स्टेज है वो है फ्यूडलिज्म। इस स्टेज में बड़े बड़े जमींदार होते हैं, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास एकड़ों जमीन होती है। और वहीं दूसरी ओर वो क्लास होती है जिन्हें उन्होंने सर्फ कहा है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, जो लैंडलॉर्ड्स की, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की भूमि पर काम करते हैं। फोर्थ फेज है कैपिटलिज्म, जहां एक और कैपिटलिस्टिक क्लास होती है, दूसरी ओर वर्कर क्लास होती है। ये जो चारों फेजों की थ्योरी है इसी को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। और इन स्टेजेस में हमारे भगवान मार्क्स ने जो क्लासेस बताई हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं इसलिए उनके बीच समय समय पर संघर्ष भी होते हैं। उनके इंटरेस्ट क्लैशेस ना हो उसका एक तरीका हमारे भगवान मार्क्स ने सुझाया था, वो था कि क्लास ही खत्म कर दो। एक ऐसा युग ले आओ जहां पे कोई क्लास ना हो, कोई निजी संपत्ति ना हो, कोई पैसा ना हो। कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई पैसा नहीं होगा, तो कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, और वहां सब भाईचारे से रहेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि इस थ्योरी का बेसिस क्या है। इस थ्योरी का बेसिस है डायलेक्टिक्स। प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि ये डायलेक्टिक की फिलॉसफी तुम्हारे भगवान कार्ल मार्क्स का इन्वेंशन नहीं थी। ये तो पुरानी सिविलाइजेशन में आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी यूज की जाती थी, जैसे कि ग्रीक सिविलाइजेशन में, जहां हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट होता था। एनलाइटनमेंट के बाद जब मॉडर्निज्म आया तो मॉडर्न एज के फिलोसफर्स ने भी इस डायलेक्टिक मेथड का उपयोग किया। उन फिलोसफर्स में प्रमुख थे इम्यूल कांट, फिट्जे, शीलिंग। इम्यूल कांट ने इन दो पोलर अपोजिट्स को थीसिस और एंटीथीसिस कहा। फिट्जे ने पहली बार इस डायलेक्टिक्स को ट्रायडिक बना दिया, इसमें एक तीसरा तत्व जोड़ दिया जिसे उन्होंने कहा कि दो पोलर अपोजिट्स को, दो विरोधाभासी तत्वों को संतुलित करने के लिए एक तीसरा तत्व भी चाहिए, जिसे उन्होंने कहा सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस और उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए सिंथेसिस। आगे चलकर शेलिंग ने इसे लॉ ऑफ ट्रिपलिटी कहा। ये ट्रायडिक सिद्धांत, ट्रिपलिटी सिद्धांत क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर भी था, क्रिश्चियनिटी के ट्रिनिटी सिद्धांत से इंस्पायर भी था। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण और तमोगुण विपरीत होते हैं, एक क्रिएशन करता है, उत्पत्ति करता है, दूसरा डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश करता है। रजोगुण एक बैलेंसिंग फोर्स है जो दोनों में संतुलित बनाता है। ही मॉडर्न एज के फिलोसफर्स ने इस डायलेक्टिक्स मेथड को मेटाफिजिक्स के लिए भी यूज किया, पॉलिटिक्स के लिए भी यूज किया, हिस्ट्री के लिए भी यूज किया, सोशियोलॉजी के लिए भी यूज किया। और इसी डायलेक्टिक मेथड को आगे बढ़ाते हुए फिर आया हेगेलियन डायलेक्टिक्स। हेगल नाम के एक बड़े महान फिलोसफर हुए यूरोप में, जिन्होंने इसे मेटाफिजिक्स पे भी अप्लाई किया, पॉलिटिक्स पे भी अप्लाई किया, सोशियोलॉजी पे भी अप्लाई किया, हिस्ट्री पे भी अप्लाई किया। लेकिन हेगल के बाद उनकी जो मेटाफिजिक्स पर डायलेक्टिक मेथड्स की अप्रोच थी वो तो कहीं विलुप्त हो गई। और जो उनके डायलेक्टिक मेथड्स के थ्रू हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स के एनालिसिस थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के फॉलोवर्स लेफ्ट और राइट विंग में बट गए। उसी लेफ्ट विंग के एक फॉलोवर थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने हेगल के डायलेक्टिक्स मेथड को फॉलो करते हुए सोशियोलॉजी और हिस्ट्री पर अप्लाई कर दिया। प्रोफेसर, लेकिन तुम्हारे भगवान कार्ल मार्क्स ने जो दी थी वो सिर्फ एक थ्योरी थी, कोई साइंस का यूनिवर्सल लॉ नहीं था। क्योंकि साइंस के यूनिवर्सल लॉ वेरीफाइबल होते हैं, उन्हें लैब एक्सपेरिमेंट्स में वेरीफाई किया जा सकता है। तब हमें समझ आया कि क्यों वो प्रोफेसर साहब हमें अंधभक्त कह रहे थे, क्योंकि हमने कार्ल मार्क्स की एक ऑर्डिनरी इकोनॉमिक थ्योरी को एक साइंटिफिक यूनिवर्सल लॉ मान लिया कि जिसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, हाइपोथेसिस डेवलप हो चुकी है, डाटा कलेक्शन हो चुका है और उसे कई साइंटिस्ट ने लैब में वेरीफाई कर लिया है। और वो एक अब जनरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और वो तो एक ऐसा जनरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसे फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट रिबट भी नहीं कर सकता। एटर्नल है, शाश्वत सत्य, ब्रह्म वाक्य। जैसे कुरान में अल्लाह पैगंबर को संदेश भेजता है, वैसा ही है। हमें अभी भी ये डाउट हो रहा है कि हमारे भगवान लेनिन भी अंधभक्त थे, भगवान स्टालिन भी अंधभक्त थे, जिन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को वेरीफाई करने की भी कोशिश नहीं की और उसे इस तरीके से इंप्लीमेंट कर डाला, करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया, सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए कि उनकी थ्योरी सही है। तो फिर उन प्रोफेसर साहब ने हमें ये भी बताया कि कम्युनिज्म कोई थ्योरी नहीं है, कम्युनिज्म रिलीजन है। कि कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, इनके जो पर्सनल ओपिनियंस थे उनको रशिया ने, चाइना ने अपनी स्टेट की आइडियोलॉजी डिक्लेयर कर दिया। समझ रहे हैं इसका मतलब? आप कोई व्यक्ति रशिया में, चाइना में
कम्युनिज्म को, मार्क्सिज्म को, माओइज्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो एक पॉलिटिकल क्राइम है, राजनीतिक अपराध है, राजद्रोह है। इस्लामिक स्टेट्स हैं जहां पे शरिया लॉ चलते हैं, वहां पे आप इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वैसे ही कम्युनिस्ट कंट्री है जो जहां पे आप स्टेट की आइडियोलॉजी यानी कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इस्लामिक कंट्रीज में जिन्हें ब्लास्फेमी कहा जाता है, यहाँ पे उन्हें पॉलिटिकल क्राइम, राजद्रोह कहा जाता है। बस शब्द का हेरफेर है और कुछ नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि सोवियत संघ, यूएसएसआर का पतन हो गया और जो नया राजनीतिक ढांचा बना, रशियन फेडरेशन, उस स्टेट की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म नहीं है। इसीलिए आज वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लेनिन को क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, वरना सोवियत संघ के समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो लेनिन स्टालिन को क्रिटिसाइज कर पाए। प्रोफेसर साहब ने तो ये भी बताया कि जो मार्क्स ने रेवोल्यूशन की बात की है, उसकी मेन इंस्पिरेशन है यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी में घटित हुई कोई क्रांतियां, जिसमें प्रमुख थी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1871 का पेरिस कम्यून, 1848 का हंगेरियन रेवोल्यूशन। प्रोफेसर साहब ने हमें भी बताया कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का कॉन्सेप्ट है वो तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में था ही नहीं। जब 1871 में जब पेरिस कम्यून की क्रांति होती है, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने उस घटना का एनालिसिस करके डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का कॉन्सेप्ट कर दिया। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि कार्ल मार्क्स के रीसेंट इवेंट से कितने ज्यादा इंस्पायर थे। और क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, यूरोप में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा था और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो बड़े दयनीय स्थिति में काम करते थे। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने फोर्थ फेज में कैपिटलिस्ट लोगों को ऐसे दर्शाया जो वर्कर्स का शोषण करते हैं। कभी ये तो सोचा ही नहीं गया कि जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उन पर भी ये अप्लाई होती है। और चाइना और रशिया वो कंट्री नहीं थी जिनमें सबसे अधिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। यूरोप की तुलना में रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव बहुत कम था, चाइना में उससे भी कम था। पर ये बात तो हमारे कॉमरेड ने हमें कभी बताई नहीं। फिर प्रोफेसर साहब ने फिर मुझे अंतवक्त कह के चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि जो 4 फेजेस मार्क्स ने बताई हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री उन्हीं 4 फेजेस में समअप हो सकती है और सारे के सारे हिस्ट्री के स्ट्रगल उसी में आ सकते हैं। और जो यूरोप में स्ट्रगल हुआ था, जिसके बाद सेक्युलरिज्म आया, जहां एक और पोप और चर्च थी, जहां एक और किंग्स थे, वहां के राजा थे, वहां तो कोई शोषित वर्ग नहीं था। उन्होंने कहा थ्योरी को वेरीफाई तुम कर नहीं सकते, डाटा तुम्हारे पास है नहीं। थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना डाला, हर कुछ उससे ही साबित करने लगे। और फिर जब लोग तुम पर आरोप लगाते हैं कि तुमने इतिहास को बिगाड़ दिया, इतिहास के नाम पे मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा चलाते हो, तब तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। अब इससे अधिक हमसे नहीं सुना जाता, इससे अधिक नहीं, बहुत हो गया, इससे अधिक हमसे सुना नहीं गया। और प्रोफेसर साहब से माफी मांगकर, हाथ जोड़कर माफ करो प्रोफेसर साहब, वापिस आ गए हम। इंडियन हिस्ट्री का पता है आपको? हम आपको बताते हैं इंडियन हिस्ट्री में हमारे सीनियर कॉमरेड्स ने क्या क्या चीजें लिख रखी हैं, इसी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को फॉलो करते हुए कि हमेशा इतिहास में 2 क्लास होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। अब हम आपको अपने कॉमरेडों के कारनामे सुनाते हैं जो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे किए हैं। पहला कारनामा है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। देखिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी तो ब्रिटिशर्स ने थी। कुछ ब्रिटिशर्स इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी मानते थे, कुछ ब्रिटिशर्स इसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मानते थे। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का मतलब क्या होगा कि आर्यन कोई विशेष वर्ग था जो इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर से था और वो एक समय पे भारत में आया, लेकिन उसने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। वो भारत में आया, भारत के लोगों के साथ घुल मिल गया और भारत में ही रहने लगा। लेकिन हम आर्यन माइग्रेशन थ्योरी नहीं मानते, हम मुगल माइग्रेशन थ्योरी मानते हैं। मुगल आए, घुल मिल गए और भारत में बस गए। आर्यंस की इन्वेजन थ्योरी है। अब जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि आर्यन एक क्लास है। आर्यंस ने भारत का इन्वेजन किया, वो इंडिया में आई और इंडिया के जो नेटिव क्लास थी उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको अपना गुलाम बनाया। तो हो गई ना 2 क्लास, एक आर्यन फॉरेनर और एक यहाँ के नेटिव मूल निवासी। अब इन मूल निवासियों को हमने कई नाम दिए हैं, द्रविड़, दलित, मूल निवासी, बुद्धिस्ट। मैंने आपको सेकंड स्टेज बताई थी स्लेवरी की, जहां पे ओनर्स होते हैं और स्लेव्स होते हैं। इंडियन सोसाइटी अब उसी स्टेज में चली गई। तो जो द्रविड़ लोग थे, इन लोगों को आर्यंस ने अपना गुलाम बना लिया और फिर इन्हें अपने धर्म ग्रंथों में कहीं पर शूद्र कह दिया, कहीं पर पंचवर्ण कह दिया, कहीं पर चांडाल कह दिया। हालांकि ये बात अलग है कि मैगस्थनीज भारत आया तो उसने कहा कि भारत में कोई गुलाम नहीं रहते, हमें उससे मतलब नहीं है। हम हिस्ट्री मार्क्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से देखते हैं।
तो मार्क्स के हिसाब से एंशियंट सोसाइटी में स्लेवरी होती थी। तो स्लेवरी होती थी मतलब होती थी, पूरे वर्ल्ड में होती थी। तो जो शूद्र थे वो स्लेव थे। अब यहाँ पे समस्या हमारे सामने ये आ गई कि यहाँ पे एक क्लास नहीं है, यहाँ पे तो 4 वर्ण थे। तो 4 वर्ण में हमें कोई सामंजस्य बिठाना था, तो हमने सबसे ऊपर वाले को पकड़ लिया और फिर ब्राह्मण्स को एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड की तरह भी हमारे कॉमरेडों ने दिखाया। कैसे दिखाया? उन्होंने एक लैंड ग्रांट थ्योरी कर दी। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में इस पर पूरा एक चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेजेस के नाम से, जहां पे हमारे सीनियर कॉमरेड्स ने बताया है कि जो हमारे पुराने राजा होते थे उनको एक बुरी आदत होती थी। वो बुरी आदत ये होती थी कि वो ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी भूमि दान किया करते थे, बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स देते थे और उन लैंड ग्रांट्स पे टैक्स भी नहीं लगता था। वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड भी हुआ करती थी, वहां पर किसान काम भी किया करते थे। तो हमारे भगवान कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अनुसार फ्यूडल लैंडलॉर्ड सिर्फ शोषण ही करेगा, तो ब्राह्मण भी शोषण ही करेंगे। वास्तविकता में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग विषय है। और जैसा कि हमारे भगवान कार्ल मार्क्स ने बताया, एक ना एक दिन उस शोषित वर्ग का, उस दलित वर्ग का, उस शूद्र वर्ग का खून खोले उठता है। और जब उसका खून खोल उठता है तो वो कम्युनिज्म को स्थापित करने की तरफ जाता है जहां कोई क्लास ना हो। इसीलिए इस्लाम ने हमारे दलित भाई बहनों को अत्यंत प्रभावित किया, क्योंकि बेशक उनके यहाँ 72 फिरके हों लेकिन कोई क्लास नहीं है। बेशक अनेकों जनजातियों ने, जैसे खोखर जनजाति ने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया हो, लेकिन हमारी थ्योरी के अनुसार उन्हें इस्लामिक कम्युनिज्म पसंद आया, उन्हें सूफीवाद पसंद आया और उन्होंने उसे अपना लिया। आपके मन में डाउट तो नहीं आ रहा कि हमारे कॉमरेड्स को इस्लाम में ही क्यों कम्युनिज्म दिखाई देता है? उसके कारण पता है क्या है? भाईचारा, इस्लामिक भाईचारा। नहीं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाला भाईचारा नहीं, जो वो कहते थे इस्लामिक ब्रदरहुड इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स ओनली, वो वाला भाईचारा नहीं, दूसरा वाला भाईचारा। ये वाला भाईचारा कि इस्लाम में भी जैसे आप कि अल्लाह के जो आदेश हैं, जो पैगंबर के द्वारा मुसलमानों को दिए गए हैं, उसका एक शब्द भी आप नहीं पलट सकते, कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता, वरना ब्लास्फेमी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा। ऐसे ही रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में जो कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करेगा, हमने बताया था ना, शब्द का हेर फेर है, पॉलिटिकल क्राइम, राजद्रोह हो जाएगा उस पर। तो ये भाईचारा सिर्फ हमें नहीं दिख रहा, ये भाईचारा बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को भी दिखा था। एमएच किदवाई थे, उन्होंने तो बुक ही लिख दी थी, इस्लाम एंड सोशलिज्म। हजरत मोहानी साहब, जिन्हें कम्युनिस्ट मौलाना कहा जाता था, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस के प्रिय मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर अल हिलाल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का उर्दू ट्रांसलेशन छाप दिया था। तो जैसे लेनिन ने कहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्लास कॉन्शियसनेस जगाने के लिए, सामूहिक चेतना जगाने के लिए। उस समय जो अरब आए थे भारत में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने भारत के दलितों में क्लास कॉन्शियसनेस जगाई कि तुम आर्यन से अलग हो, इसलिए अब तुम इन फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के अंगेज क्रांति करो और हमारे कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर का भाग बन जाओ। और हमारे कॉमरेड्स के अनुसार हिंदुइज्म का तो मतलब ये होता है इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। हिंदू राजा जो होते थे वो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी ही होते थे। पहले ये इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट, आर्यंस, इन्होंने भारत को इन्वेड किया। हमारे कॉमरेड के अनुसार भारत में जो नेटिव्स थे, बुद्धिस्ट थे, द्रविडियन थे, मूल निवासी थे, बुद्धिस्ट थे, उनको इन्होंने गुलाम बना लिया। उनके यहाँ पे गण राज्य, रिपब्लिक्स की राजसत्ता हुआ करती थी। आपने पढ़ा तो होगा इतिहास में कैसे हिंदू राजा राजशत्रु ने वैशाली गणराज्य को नष्ट किया। यह भी एक क्लास वार था जहां आर्यन से रिपब्लिक, डेमोक्रेसी सहन नहीं हो रही थी। हमारे एक पुराने मित्र थे, हिस्ट्री में बड़ी रुचि रखते थे, उन्होंने हमें बताया था कि महाभारत में भी अनेकों गणराज्यों का वर्णन है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी एक गणराज्य के अधिपति थे, वृषणी गणराज्य के अधिपति थे, ना कि एक मोनार्कियल किंग थे। लेकिन हमें सीनियर कॉमरेड से स्पष्ट आदेश है, जो फैक्ट हमारी थ्योरी में फिट नहीं होता उसे हटा देना है। आज भी इंडिया एक इंपीरियलिस्ट स्टेट ही तो है। हमारी एक पार्टी सीपीआई माओवादी तो स्पष्ट रूप से कहती है इंडिया इज अ सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल स्टेट। हमारी सीनियर कॉमरेड अरुंधति रॉय कई बार कह चुकी है इंडिया इज कॉलोनियल स्टेट, इंपीरियलिस्टिक स्टेट। पर फिर हमें रशियन कॉमरेड की बात भी याद आती है कि यदि रशिया में कम्युनिस्ट क्रांति लाने के बाद भी रशिया के टॉप लीडर्स को कैपिटलिस्ट बनना था तो इतने करोड़ लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा तो इंडिया जैसे इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल स्टेट है जहां कम से कम करोड़ों लोग तो नहीं मरे हैं ऐसी क्रांति में जो कम्युनिज्म को भी लाना चाहती है और कम्युनिज्म को ला भी नहीं पाई। तीसरा कारनामा जो हमारे कॉमरेड्स का है वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का।
मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अनुसार वुमेन की यदि सोसाइटी में दयनीय स्थिति है, यदि फीमेल्स को मेल से इंफीरियर ट्रीट किया जाता है, तो उसका कारण कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है। कैपिटलिस्टिक माइंडसेट एक मेल डोमिनेटिंग माइंडसेट भी है, क्योंकि हमारे कॉमरेड के हिसाब से हिंदुइज्म इक्वल टू कैपिटलिज्म है। तो हिंदुओं की कितनी भी देवियां हो, हिंदुओं के शास्त्र में वुमेन्स को कुछ भी राइट दिया हो, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। ना ही इस बात से अंतर पड़ता है हमारे कम्युनिस्ट स्टेट्स में, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी में कितने बड़े बड़े पदों पर फीमेल्स हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी की लीडर्स फीमेल बनी है? और हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम में वुमेन के क्या राइट्स हैं, क्योंकि इस्लाम इज इक्वल टू कम्युनिज्म है। हमें सिर्फ पीड़ा इस बात की है क्योंकि हिंदुइज्म इज इक्वल टू कैपिटलिज्म है, फ्यूडलिज्म है, कि जो हिंदू वुमेन्स हैं वो प्लोरिटेरिएट की तरह हैं, जिनका सिर्फ शोषण करते हैं कैपिटलिस्ट। उन कैपिटलिस्ट में उनके हस्बैंड्स भी आते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्क्सिस्ट कुछ भी इतिहास लिखें, क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन में उन्हें कोई सीट वीट तो मिलती नहीं है। आपको अपने एक दूसरे भगवान एंटोनियो ग्राम्स्की के बारे में बताता हूं। वो उसी कंट्री से थे जहां की पीएम आज जॉर्जिया मेलोनी है, और उसी पार्टी का विरोध करते थे जिस पार्टी की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है, बेनिटो मुसोलिनी की पार्टी, फासिस्ट पार्टी का। उन्होंने एक किताब लिखी जेल में रहकर, प्रिजन नोटबुक, और जेल में ही उन्हें गॉड ने रेवोल्यूशन भेजी कि ऐसा क्यों होता है कि पीजेंट्स और वर्कर भी बौद्धिक स्तर पर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनमें कोई क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आ पाती है, तुम्हारे विचार उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि किसी कम्युनिस्ट युग की जरूरत है। गॉड ने उनसे कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसका लोगों के बुद्धि पर भी कब्जा है, जो कि हर व्यक्ति पढ़ाई के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां पर जो स्टेट पढ़ाना चाहता है वही पढ़ाया जाता है, और उस पढ़ाई का उसके जीवन के राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से मजदूर किसान किसी कम्युनिस्ट युग में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अपनी है परंतु सोच कोई और रहा है, उनके विचार कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अधीन है। इसी थ्योरी को उन्होंने थ्योरी ऑफ हेगेमोनी कहा है, और यही स्टेट का स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन है, क्योंकि कभी भी वैसे पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएगा जिससे ऐसे व्यक्ति पैदा हो, ऐसे क्रांतिकारी पैदा हो जो उस सत्ता को उखाड़ कर ही फेंक दें। इसीलिए हमारे जेएनयू के मार्क्सिस्ट इतिहासकार ऐसी हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ऐसी फौज भी तैयार हो सके जो सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी विचार रखती हो, और सिर्फ ऐसे विचार न रखती हो जो सत्ता की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हो, ऐसे विचार रखती हो जो स्टेट को भी उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि स्टेटलेस कम्युनिज्म ही तो लाना है हमें। और उनके लिए ये भी एक युद्ध का हिस्सा है। युद्ध दो तरीके के हैं, वॉर ऑफ मनूवर, वॉर ऑफ पोजीशंस। वॉर ऑफ मनूवर एक सैन्य युद्ध है जिसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लेकिन वॉर ऑफ मनूवर आप तब तक नहीं लड़ सकते जब तक लोग आपके साथ ना हो। लोगों को साथ लाने के लिए वॉर ऑफ पोजीशंस को लड़ा जाना जरूरी है। वॉर ऑफ पोजीशन में धरने, प्रदर्शन, स्ट्राइक ये सब भी आते हैं, और साथ ही साथ बौद्धिक लड़ाई भी आती है, क्योंकि लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब बुद्धि पर कब्जा होगा। इसी को हमारे एक और भगवान नोम चॉम्स्की ने कहा है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। वो हमेशा यूएस सीआईए पर आरोप लगाते हैं कि यूएस हमेशा जब भी किसी कंट्री को इन्वेड करता है, जैसे कि इराक को, अफगानिस्तान को, उससे पहले वो ऐसे नैरेटिव चलाता है, लोगों की कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर लेता है जिससे कि ये लगे कि वो सही कर रहा है, वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही कंसेंट मैन्युफैक्चर एंटोनियो ग्राम्स्की चाहते थे कि उनके शत्रु करते हैं, अब हम भी करेंगे, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो युद्ध हार जाएंगे। और ये तब तक चलेगा जब वॉर ऑफ मनूवर की स्टेज नहीं आ जाती। अब समझ आया आपको क्या इंपॉर्टेंस है जेएनयू के प्रोफेसर्स की मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की? शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, विचार किसी और के हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे ये पता ही नहीं चलता कि विचार मेरे नहीं हैं। इस सच जानने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं कम्युनिज्म को छोड़ दूं और उसकी आलोचना करनी आरंभ कर दूं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, और कम्युनिज्म पर आपके क्या विचार हैं यह मुझे कमेंट करके बताएं।